ग्रामीण विकास के पार्ट 5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या कृषि विपणन और जैविक खेती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपके आ सकते हैं। आप सभी को आराम से रिवीजन करके जरूर जाएं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर, ग्रामीण विकास में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को समझाइए। जो बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनकी क्या भूमिका है ग्रामीण विकास के अंदर। तो आइए जरा इसका आंसर समझते हैं। मल्टी मतलब कि विदेशी कंपनी है यहाँ पे, इसका मतलब अपने देश की कंपनी नहीं है, विदेशी कंपनियों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आर्थिक सुधार ने यानी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, एलपीजी की बात कर रहे हैं ये लोग, जो एलपीजी आई थी, आर्थिक सुधार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश भर में अपने कार्यों का विस्तार करने का अवसर प्रदान किया। यानी वो जब कंपनियां आई तो उन्हें कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां ग्रामीण विपणन यानी मार्केट में प्रवेश कर रही है। वे किसानों की भलाई के लिए निम्नलिखित तरीकों से अच्छे कर रहे हैं। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कौन कौन से काम हैं जो ग्रामीण बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दिए हैं। पहला, वे किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कृषि करने का, कृषि करके कॉन्ट्रैक्ट करके कृषि करवाते हैं अपना। दूसरा, वे किसानों को इच्छित गुणवत्ता के खाद, फल, सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तीसरा, वे उन्हें बीज और अन्य इनपुट प्रदान कर रहे हैं। चौथा, वे उन्हें पहले से तय की गई कीमतें दे रहे हैं। तो इस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं ग्रामीण विकास में मदद कर रही हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है धारणीय या सतत, जो कहना चाहो आप, धारणीय या सतत आजीविका के लिए कृषि विविधीकरण क्यों आवश्यक है। अब देखिए, आजीविका का मतलब क्या होता है, जॉब मिलना, और धारणीय का मतलब क्या हो, टिकाऊ जॉब। आपको ऐसी जॉब चाहिए जो टिकाऊ हो, ये ना हो कि मौसमी हो, मौसम आया तो जॉब मिले, काम करेंगे, मौसम नहीं है तो काम नहीं कर पाएंगे। तो टिकाऊ जॉब की बात हो रही है यहाँ पे। धारणीय शब्द का मतलब है टिकाऊ। आओ जरा समझते हैं। तो कृषि विविधीकरण क्यों आवश्यक है, मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि धारणीय आजीविका के लिए इनके लिए कृषि विविधीकरण क्यों आवश्यक है, यानी कृषि के अलावा और कोई काम करने की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो जरा इसका आंसर देखते हैं। विविधीकरण आवश्यक है क्योंकि आजीविका के लिए केवल खेती पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। और इस बात है जोखिमपूर्ण है। ये आपको पता है कि खेती जो हमारे नेचर प्राकृतिक पे डिपेंड करती है। अगर प्राकृतिक ने साथ दिया तो अच्छी खेती होती है, और साथ नहीं देते हैं तो अनाज बर्बाद भी हो जाता है। यह ग्रामीण लोगों को उत्पादक धारणीय आजीविका, उत्पादक का मतलब होता है प्रोडक्टिव, जो जिससे आप अच्छे से कमा सको। तो धारणीय का मतलब बता दिया मैंने आपको, टिकाऊ, और आजीविका के विकल्प प्रदान करने में क्या करती है, मदद करती है। अधिकांश कृषि रोजगार गतिविधियां जो होती है खरीफ मौसम में केंद्रित होती है। जितने भी आपके कृषि से संबंधित रोजगार है वो ज्यादातर खरीफ मौसम में होता है। खरीफ मौसम आपको पता होगा, जो जून से जुलाई यानी गर्मियों में स्टार्ट होता है, सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाता है। हम लोग उसमें चावल, मक्के, दाल, सोयाबीन, ये सब चीजें ग्रो करते हैं। और इन खरीफ फसलों के लिए ना आपको पता है मतलब कि पानी की ज्यादा, सिंचाई की ज्यादा जरूरत होती है। जबकि रबी मौसम में उन क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार पाना कठिन हो जाता है और जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। और रबी मौसम किसे कहते हैं, रबी मौसम की बात करें तो रबी मौसम में आता है आपका, जो स्टार्ट होता है कब से, रबी मौसम कह लो, ये रबी फसल कह लो, ये कब से स्टार्ट, तो विंटर सीजन में होता है। ज़्यादातर ये आपके स्टार्ट होते हैं क्या नाम है, अक्टूबर में, और ये मार्च तक खत्म हो जाता है। इसके अंदर गेहूं, सरसों, दाल, चने के दाल, ये सब चीज़ें उगाई जाती है, और इसके लिए ठंडे मौसम की जरूरत पड़ती है। अगला, इसीलिए अन्य क्षेत्रों में विस्तार करना आवश्यक है। यानी खेती के अलावा, खेती में आप हर महीने आप अच्छे से कमा नहीं पाओगे। कुछ मौसम अच्छे कमा के देते, कुछ मौसम अच्छे से कमा के नहीं देते हैं, तो आप क्या करोगे, ताकि पूरक लाभकारी रोजगार उपलब्ध हो सके और ग्रामीण लोगों को अधिक आय प्राप्त करने में मदद मिल सके, जिससे वह गरीबी और अन्य समस्याओं से उभर सकते हैं। अंततः संबंध गतिविधियों, गैर कृषि रोजगार और रोजगार के अन्य उभरते विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में धारणीय आजीविका प्रदान की जा सके। तो ये इसका आंसर था। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कृषि विपणन के तंत्र में
कृषि विपणन के तंत्र में बाधाएं क्या है, मतलब कि कृषि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है, जो बाजार होता है इनके लिए, उसमें क्या समस्याएं हैं और इस क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है, सरकार को क्यों आना इसके अंदर जरूरत है, ये कहना चाहता है। आइए जरा इसका आंसर देखते हैं। कृषि विपणन के तंत्र में बाधाएं निम्नलिखित है। पहला, व्यापारियों द्वारा गलत वजन और खाता हेरफेर, जिससे किसान अपने उत्पाद बेचते समय शोषित होता है, यानी उसका ज्यादा ही शोषण हो जाता है। दूसरा, इसलिए सरकार की जरूरत है। दूसरा, किसानों के पास अपने उत्पाद को बेहतर मूल्य पर बेचने के लिए उचित भंडारण सुविधाएं नहीं होती है, इसलिए वे सड़ने से बचने के लिए कम कीमतों पर ही अपने पर बेचने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, इसलिए सरकार चाहिए। तीसरा, बाजारों में प्रचलित कीमतों की जानकारी के अभाव में, यानी उनको जानकारी नहीं होती कि बाजार में क्या कीमत है, किसान अपने उत्पाद को कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये इसके आंसर थे। कृषि विपणन में जो बाधाएं हैं उसमें सरकार की जरूरत क्यों है। आइए चौथा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कृषि विपणन के लिए उपलब्ध वैकल्पिक चैनल क्या हैं, कुछ उदाहरण दे। आइए जरा इसका आंसर देखते हैं। वैकल्पिक का मतलब एक से ज्यादा। तो वैकल्पिक विपणन चैनल किसानों को सीधे उपभोक्ता से संपर्क कराने के लिए विकसित किए गए हैं, यानी किसान और उपभोक्ता डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और अपना सामान उन्हें बेच देंगे तो उन्हें ज्यादा ज्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। ये चैनल उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कीमतों में किसानों की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करता है। तो इस चैनल से क्या होता है, उपभोक्ता द्वारा जो भी कीमतें जाती है, इससे किसानों की हिस्सेदारी बढ़ जाती है और किसानों को बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। तो इसके लिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि अपनी मंडी, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। एक हड़ापसार मंडी, ये पुणे के अंदर है, नाम ही अजीब है। और अगला है रायथू बाजार, जो आंध्र प्रदेश में सब्जी और फल की क्या नाम है, बाजार है या फिर मंडी है। और एक है उज्जावर मंडी, जो तमिलनाडु और किसान बाजार में है। तो ये कुछ अल्टरनेटिव चैनल्स है, वैकल्पिक चैनल्स है, जो किसानों को सीधा उपभोक्ताओं से कांटेक्ट करवा के अपना सामान बेचने में मदद करते हैं। इसके अलावा कई राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय फास्ट फूड चेन और होटल किसानों के साथ अनुबंध और संधि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कई राष्ट्रीय सीधा किसानों से बात करते हैं और किसानों से खेती करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, और ताकि उन्हें इच्छित गुणवत्ता के कृषि उत्पाद जैसे सब्जी, फल आदि, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनको जो जिस क्वालिटी का सामान चाहिए तो उस क्वालिटी को पाने के लिए वो ऐसा करते हैं। उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, बीज और अन्य इनपुट प्रदान करके पहले ये तय कीमतों पर उत्पाद की खरीद की गारंटी देकर। तो ये कुछ कृषि विपणन के ये वाले एक चैनल थे और एक आपका ये वाला चैनल था जिसके अंदर किसानों की मदद होती है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम पर्याप्त हैं, चर्चा करें। यानी सरकार द्वारा कृषि विपणन के लिए जो जो कदम उठाए गए हैं वो इनफ है, काफी हैं। आइए जरा डिस्कस करते हैं। सरकार ने कृषि विपणन में सुधार के लिए बाजारों का विनियमन, भौतिक अवसंचरण का प्रावधान, सहकारी विपणन और एमएसपी जैसी नीतिगत उपायों को अपनाया है। देखिए, बाजार का विनियमन तो आपको समझ में आ ही गया है कि बाजार में कोई जैसे कि मंडी उंडी डाल दिया तो बाजार में हम बेच सकते हैं। भौतिक अवसंचरण का मतलब होता है जैसे कि उनके लिए सड़कें अच्छी कर देना ताकि मंडी जाना, रोड अच्छी कर देना ताकि मंडी जाने में, या उनको मतलब कि सामान को ले जाने में सस्ता पड़े, आसानी पड़े, इन सब चीज़ों के लिए। फिर सहकारी विपणन, बहुत सारे मार्केट किए गए। विपणन का मतलब आपको पता है, विपणन का मतलब होता है जैसे ऐसी जगह खोल देना जिससे उनका अनाज का भंडारण हो सके, प्रसंस्करण हो सके, मतलब कि बहुत सारी फैसिलिटी होती है, वो सहकारी विपणन में आता है। तथा एमएसपी, आपने एमएसपी का नाम सुना होगा, जिसका नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है, किसानों को एक सांत्वना दी जाती है कि आपकी जो अनाज है उसका एक मिनिमम प्राइस जो होता है वो सरकार, अगर आप पहले मार्केट में बेच लो, अगर आपका बिक जाता है तो बेच लो, और नहीं बिकता है तो हम आपको एक तय की गई कीमत पे हम क्या कर लेंगे, आपसे सामान, सारा अनाज आपका खरीद लेंगे। तो ये एमएसपी का मतलब होता है। लेकिन इन उपायों के बावजूद कृषि बाजार अभी भी साहूकारों, ग्रामीण राजनीतिक अभिजात वर्ग और बड़े व्यापारियों और धनिक किसानों द्वारा हावी है, जो निजी व्यापार कर रहे हैं। तो देखो, साहूकारों तो आपको पता है गांव के अंदर पाए जाते हैं। ग्रामीण राजनीतिक अभिजात वर्ग, कुछ लोग जो होते हैं वो राजनीति से कनेक्टेड होते हैं, तो अपना वो राजनीति का ढोस दिखाकर
मतलब कहीं ना कहीं अपना प्राइवेट कंपनी यानी निजी व्यापार खोलते हैं और कोई कुछ कह नहीं सकता है। इसी तरह से बड़े व्यापारी भी होते हैं और धनी, ये तो आपको पता चली गया। वर्तमान अवसंरचना सुविधाएं बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। जो समय मतलब कि समय समय पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे और इन्हें और अधिक सुधार की क्या है आवश्यकता है। सहकारी समितियां भी उचित वित्तीय प्रबंधन और विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों के बीच उपयुक्त कड़ी की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अभी आपको मैंने बताया ही था कि सहकारों में उचित वित्तीय प्रबंधन यानी पैसे की कमी, विपणन का मतलब होता है जैसे कि प्रसंस्करण करवा लेना, मतलब कि उनको रखने की जगह प्रोवाइड करवा देना, आदि आदि इन सब चीज़ों में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट कहता है। गैर कृषि रोजगार विविधीकरण को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है। ठीक है ना, गैर कृषि रोजगार यानी कृषि के अलावा हम कोई काम करते हैं तो ग्रामीण विविधीकरण को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है। आइए जरा चेक करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। भारत में कृषि क्षेत्र पहले से ही बहुत भीड़ है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पहले से भीड़ है और प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है जहां पे एक की जरूरत हो वहां पे 10 लोग काम कर रहे होते हैं। बढ़ती श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अन्य गैर कृषि क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर खोजने की जरूरत है, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी गैर कृषि गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र हैं। यानी कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी ये सब चीज़ों में किया जा सकता है काम। जिन्होंने ग्रामीण विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद की है। ग्रामीण कार्यबल विभिन्न गैर कृषि गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न है ताकि वे अपनी आय को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो ये आपका छठे क्वेश्चन का आंसर था। आइए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। सूचना प्रौद्योगिकी सतत विकास और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पर टिप्पणी करने है। तो आइए जरा देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी जो होती है इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है वो सतत विकास और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में, सूचना का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना, जो कृषि से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। तो ये जो विकास है खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में बहुत भूमिका, खाद्य की सुरक्षा करने में, जो भी खाने पीने की चीज होती है। आइए इसका आंसर देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी निम्नलिखित तरीकों से सतत विकास और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब मैंने आपको बता दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो किस तरीके से सतत विकास में और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। तो आइए कुछ 4 पॉइंट हम इसको समझते हैं। पहला, ये हमारे लोगों में निहित यानी उपस्थित उनके अंदर जो रचनात्मक क्षमता है, उनके अंदर जो क्वालिटी है और ज्ञान को मुक्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। दूसरा, मौसम पूर्वानुमान, फसल उपचार, उर्वरक, कीटनाशक, भंडारण की स्थिति आदि जैसे मुद्दों को अच्छी तरह से प्रशासित यानी एडमिनिस्ट्रेटेड किया जा सकता है यदि विशेष की राय किसानों को उपलब्ध करवाई जाए। तो अगर मान लो कि उन्हें पहले बता दिया जाए कि मौसम कैसा होने वाला है, फसल उपचार, उर्वरक के बारे में, कीटनाशक, भंडारण की स्थिति में अगर सारे मुद्दे हम उन्हें एडमिनिस्ट्रेट कर उनको समझाएं तो, और विस्को के जो विशेष होते स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनकी राय ली जाए तो किसानों को बहुत फायदा होगा इससे। तीसरा होता है, यदि किसानों को नवीनतम उपकरण यानी लेटेस्ट इक्विपमेंट, प्रौद्योगिकियों, टेक्नोलॉजी और संसाधनों के बारे में अवगत यानी उन्हें जानकारी दी जाए तो फसलों की गुणवत्ता और मात्रा की कई गुना बढ़ाया जा सकता है। एक तो गुणवत्ता भी बढ़ेगी और देश के अंदर उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट क्या कहता है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की क्या होती है, क्षमता बढ़ती है। आइए आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, जैविक खेती के प्रारंभिक वर्षों के दौरान किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ समस्याओं का सूचीबद्ध करें। जैविक खेती यानी शुरुआत में जैविक खेती में क्या समस्या आती है, जो शुरुआती प्रारंभिक वर्षे थे तो उसमें क्या क्या समस्या आई थी, जरा देखते हैं। जैविक खेती के प्रारंभिक वर्षों के दौरान किसानों द्वारा सामने की जाने वाली समस्याएं। पहला, जैविक खेती के लिए जैविक खाद, जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक जैसे इनपुट आवश्यकताएं होती है। हालांकि वे सस्ते होते हैं फिर भी किसानों को उन्हें प्राप्त करने में कठिनाई होती है, मिलते नहीं है जल्दी। दूसरा, जैविक खेती से प्राप्त उपज आधुनिक कृषि खेती की तुलना में बहुत कम होते हैं। यानी आप जैविक खेती करोगे तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो खाद से किया जाता है, उसमें जैविक खेती हमेशा ही कम उत्पादन होती है। तीसरा, जैविक खाद की कीमत अधिक होती है इसलिए इन्हें बेचना मुश्किल होता है। जैविक
जैविक से जो सामान मिलता है ना, एक्चुअल बताऊँ तो जैविक से जो अनाज का उत्पादन होता है, खाद है ये, जैविक खाद यानी अनाज की कीमत, क्योंकि वो बहुत ही कम उत्पादन होती है, जिसकी वजह से उसका महँगा हो जाता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा खरीदते नहीं हैं। जैविक उत्पादों में आमतौर पे बहुत अधिक धब्बे होते हैं, जब भी आप उत्पादन करो तो धब्बे-धब्बे पाए जाएँगे, और उनकी उपयोग की अवधि भी क्या होती है, कम होती है। तो ये कुछ समस्याएँ हैं जैविक खेती करने में। तो ये हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 8 क्वेश्चन किससे संबंधित थे? 4 नंबर से संबंधित थे। तो अगले पार्ट 6 में 6 नंबर के क्वेश्चन मैं ला दूँगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है वो। धन्यवाद बच्चों।